Hello, good morning students. Today we have start topic sex linked inheritance. लिंग सहलग्न वंशावली क्या होती है, आज हम इसको पढ़ेंगे. व्हाट यू मीन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पर बताया कि ऐसे लक्षण यानी ऐसे कैरेक्टर्स जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं. किसके ऊपर पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स पर. तब उन्हीं के साथ वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं. लिंग सहलग्न लक्षण, सेक्स लिंक कैरेक्टर और उनकी वंशागति इनहेरिटेंस और लिंग सहलग्न वंशागति यानी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं. जैसा कि अपना टॉपिक है कि व्हाट यू मीन्स लिंग सहलग्न वंशागति. तो ये है आपका सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, यानी ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये आपके वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं. अब इसके जो जीन्स हैं ये किस पे पाए जाते हैं? एक्स गुणसूत्र पर. ये इसके जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के जो जीन्स है दे आर सिचुएटेड एक्स क्रोमोसोम्स, इसके ऊपर पाए जाते हैं. और ये आपके मेल और फीमेल, ये जो जीन होते हैं ये मेल और फीमेल यानी पुरुष और स्त्री दोनों में अभिव्यक्त होते हैं, यानी दोनों के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं. और इन जीनों की जो अभिव्यक्ति होती है वो आपकी क्या कहलाती है? क्रिस क्रॉस जेनेटिक्स. इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति या आड़ी तिरछी. ये क्या कहलाती है? आपकी आड़ी तिरछी अनुवंशिकी, क्रिस क्रॉस जेनेटिक्स. क्लियर? मनुष्य के अंदर एक्स गुणसूत्र लगभग 20 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं जो कि लिंग सहलग्न लक्षण होते हैं. और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लक्षण की जानकारी हम आज यहाँ पर करेंगे. क्लियर? तो ये आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा आज, क्रोमोसोमल एवोल्यूशन से ह्यूमन. और ये लास्ट टॉपिक है अपना. और इस पे भी कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. वर्णधता, जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस. दूसरा है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया या ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं, लगातार रक्त का बहना. फिर है सिकल सेल एनीमिया, ये एक डिजीज है, ये भी इसी को बिलोंग करती है. और लास्ट है फेनिल कीटोन में फिनाइल कीटोन्यूरिया. क्लियर? तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट डिजीज कलर ब्लाइंडनेस. ये क्या होती है आज मैं इसके बारे में आपको बता दूं. हम एक एक करके एक एक डिजीज देखेंगे क्योंकि कोई सी भी आ सकती है. ये पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, लास्ट वाली फिनाइल कीटो में या फिनाइल कीटोन्यूरिया. ये दिस डिजीज कम टू बोर्ड एग्जाम्स आ चुकी है. तो अब देखिए इसमें वर्णधता क्या होती है. आपको वैसे पढ़ा होगा आपने 9th या 10th क्लास के अंदर. व्हाट यू मीन वर्णधता या कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसके अंदर जो व्यक्ति होता है या जो पर्सन होता है, इस डिजीज से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको रंगों की पहचान नहीं होती, वो कलर को पहचान नहीं पाता. यानी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता है. तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? वर्णात कहते हैं. और इस तरह से आपके वर्णात जो है ये भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, किंतु लाल और हरे रंग ये वर्णात के रोगी जो है अधिक मिलते हैं. और इसमें जो है मोस्टली लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं. यानी ऐसे व्यक्ति जो है रेड कलर को और दूसरा आपके मैंने इसमें बताया हरे रंग को, ये मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये लाल रंग है या हरा रंग है. मोस्टली ये 2 कलर जो है ये इसके रेस्पॉन्सिबल हैं इसके कलर ब्लाइंडनेस के. मनुष्य के एक्स गुणसूत्रों पर अब ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य के जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उन पर रंगा कोशिकाएं बनाने वाले जीन्स पाए जाते हैं. रंगा कोशिकाएं जानते हैं कोन्स. तो ये जो कोन्स हैं आइस के अंदर का स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर इसके जीन्स पाए जाते हैं एक्स गुणसूत्रों पर. और ये जीन रेटिना में रंग विभेद करने वाली कोशिकाओं के बनने पर नियंत्रण रखते हैं. तो यदि इस जीन के स्थान पर इसका अप्रभावी या विकल्पी आ जाता है तो ये रंग विभेद करने में
जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जो होती हैं, उनका निर्माण नहीं हो पाता है और व्यक्ति जो है किसका रोगी हो जाता है, वर्णतता का। ये रीजन है। इसको आप एक बार और देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके एक्स क्रोमोसोम्स पर जो कोन बनाने के जीन पाए जाते हैं, ये जीन रेटिना में जो कलर का डिफ्रेंशिएट करने वाली जो सेल्स होती हैं उनके बनने पर नियंत्रण रखते हैं। पर यदि इस जीन के स्थान पर अप्रभावी विकल्प यानी रिसेसिव एलील्स जो आ जाता है, तो ये रंग विभेद करने वाली जो सेल्स होती हैं, ये मतलब ये इसका रंगा कोशिकाएं जो होती हैं ये निर्माण नहीं कर पाती हैं। रंग विभेद करने वाली जो सेल्स होती हैं, कोन्स जो है, इनका निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वर्णतता से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये इसका रीजन है कलर ब्लाइंडनेस का, फर्स्ट डिजीज का। यह रोग पुरुषों में अधिक होता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि मोस्टली ये जो रोग है पुरुषों में होता है, क्योंकि पुरुषों के अंदर केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं के अंदर यानी स्त्रियों के अंदर 2 एक्स होते हैं, लेकिन पुरुषों में केवल एक ही एक्स होता है। तो ये रोग जो होता है पुरुषों में अधिक होता है, क्योंकि पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। यदि इस गुणसूत्र में जो कोन्स होते हैं, आपके रंगा कोशिकाएं बनाने वाले जो जीन्स होते हैं, वो रिसेसिव यानी अप्रभावी विकल्पी हो, तो शंकुओं का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी कोन्स का निर्माण नहीं हो पाता। और जबकि स्त्रियों में यानी फीमेल्स में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जिससे स्त्री स्वयं इस रोग से पीड़ित नहीं होती है, लेकिन वाहक होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि स्त्रियों में एक पर तो कोन का निर्माण हो जाता है, तो वो तो विभेद कर लेती है, लेकिन क्या होता है दूसरा जो एक्स होता है स्त्री का, उसके ऊपर इसके जीन्स आ जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस के, तो वह वाहक की भूमिका निभाती है। कौन? स्त्री। यह है। तो इस रोग की वंशागति जो है किस प्रकार होती है, मतलब इसका जो प्रोसेस है कैसे होती है, हाउ दिस डिजीज कैन बी पॉसिबल, यानी इसकी कैसे संभावना है। तो अब हम देखेंगे इसकी रोग की जो वंशागति है निम्नानुसार होती है। सबसे पहले फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मल जो लेडी है अगर उसका विवाह किससे हो जाए, वर्णात पुरुष से, कलर ब्लाइंडेड मेल से, तो संतानों में जो है कलर ब्लाइंडनेस की क्या पोजीशन रहेगी, क्या वंशागति रहेगी, इनहेरिटेंस रहेगी। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यदि नॉर्मल स्त्री का विवाह वर्णात पुरुष से हो तो उसके सभी पुत्र और पुत्रियां सामान्य होंगी, परंतु वर्णात पिता की जो पुत्रियां हैं उनका विवाह, अब जो पुत्रियां उत्पन्न हुई ना, उनका विवाह सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो जाए तो उनकी संतानों में पुत्र जो है वो वर्णात होंगे। ये है। तो उक्त उदाहरण से आपको समझ में आया होगा कि वर्णतता का विशिष्ट लक्षण जो है पुत्री के माध्यम से यानी स्त्री के माध्यम से द्वितीय पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, ट्रांसमिटेड होता है। तो ऐसी वंशागति को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस हेरिडिटी, ये कहलाती है क्रिस क्रॉस हेरिडिटी। मतलब जेनेटिक्स का ही टॉपिक है ये, क्रिस क्रॉस हेरिडिटी। तो ऐसी स्त्री जो है स्वयं तो रोगी नहीं होती है, किंतु पीढ़ी में मतलब दूसरी पीढ़ी में इस रोग के जीन को ट्रांसमिटेड करने का माध्यम बनती है, और इसे हम कहते हैं कैरियर, यानी ये क्या कहलाएगी आपकी कैरियर कहलाएगी। एक बार इसको इंग्लिश में और सुन लीजिए आप। इफ अ नॉर्मल वुमेन इज मैरिड, यानी नॉर्मल वुमेन समझ गए, सामान्य वुमेन इज मैरिड विद कलर ब्लाइंडनेस मैन, वर्णात पुरुष से अगर उसका विवाह होता है, तो देन देयर ऑल डॉटर्स एंड सन, उसके जितने भी बेटी और बेटा होते हैं विल बी नॉर्मल होते हैं। बट द डॉटर ऑफ दिस कलर ब्लाइंडनेस फादर इफ मैरिड विद नॉर्मल विजन मैन, then their generation will have color blindness sons. ये above example shows that the specific character of color blindness is transferred by the daughters in the second generation. So this type of inheritance is called criss-cross heredity. ये आपके बीच में से भी क्वेश्चन आ सकता है, what do you mean criss-cross heredity? Please watch here. ध्यान दीजिए इस पर। ये तो सच वुमेन वो इज नॉट डिजीज हर सेल्फ, वुमेन जो होती है वो इस डिजीज से ग्रस्त नहीं होती है, बट वी हैव एज ए
medium to transfer the disease genes to the next generation is known as carrier, यानी एक वाहक बन जाती है। ये है किसका? वर्णदाता का। इसमें एक सेकंड पॉसिबिलिटीज और है कि वर्णात स्त्री जो है हेलो इसी वो हो गई थी, डिस्टर्बेंस आ गया था। नाउ वी आर कंटिन्यू दिस टॉपिक। तो इसमें वर्णात स्त्री का पिता सदैव ही वर्णात होता है और इसकी जो माता होती है वो रोग की वाहक होती है। ये ध्यान रखिए आप, यानी फादर ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस वुमेन शुड बी ऑलवेज बी कलर ब्लाइंड एंड हर मदर कैरियर ऑफ दिस डिजीज। तो ये है इस तरह से आपके, यानी उपरोक्त जो आपके मैंने एग्जांपल बताए इसमें मतलब जो हमने व्याख्या की है इसकी डिस्क्रिप्शंस जो देखा है वर्णात का, ये वंशागति संबंधी। तो अब इसके मेन निष्कर्ष क्या निकलते हैं, अब हम इसके निष्कर्ष देखते हैं कि इसके कंक्लूजन क्या है, किसके? कलर ब्लाइंडनेस के। सबसे पहला फर्स्ट कंक्लूजन जो है ये है, फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम द अबव मेंटेनेंस एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज कलर blindness. Identifications of color in the vision is a sex-linked characters whose gene is situated on X chromosome, but the allele of this on the chromosome is absent. First इसका ये कैरेक्टर है, यानी इट मीन्स आपका क्या है कि दृष्टि में रंगों की पहचान पर एक लिंग संलग्न लक्षण है और जिसका जीन्स जो है गुणसूत्र X पर स्थित होता है, किंतु गुणसूत्र में इसके युग्म विकल्पी का एलील का अभाव होता है। फिर सेकंड है आपकी इसका जो मतलब कंक्लूजन जो है, डिजीज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज मोस्टली फाउंड इन मैन। ह्यूमन मेल जो है हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम्स होते हैं, सो एब्सेंट ऑफ कॉमन जीन फॉर द कलर आइडेंटिफिकेशन would create this disease. तो man is moved the carrier of the disease, ये ध्यान रखना। यानी इसमें क्या है, वर्णदता जो है का रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि पुरुषों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है, अतः पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम पर रंग विभेद करने वाले सामान्य जीन जो है वो अनुपस्थित होने पर यह रोग उन्हें हो जाता है। पुरुष इस रोग के वाहक नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना। मैन इज नेवर द कैरियर ऑफ दिस डिजीज। अब थर्ड इसका कंक्लूजन जो निकला है वो ये है कि स्त्रियों में दो क्रोमोसोम्स होते हैं XX, अर्थात इसमें पुरुषों में रंगों की पहचान का लक्षण जो है अभिव्यक्त होने के लिए जीन केवल एक ही गुणसूत्र पर होता है, और जबकि स्त्रियों में इसके लिए दोनों गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित होते हैं। तो एक एक्स गुणसूत्र पर जीन पाए जाने पर वह स्त्री इस रोग से पीड़ित ना होकर पीड़ित ना होकर के क्या होती है, रोग की वाहक बन जाती है, यानी कैरियर हो जाती है। तो ये है इसमें, यानी XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन वुमेन एंड ये आइडेंटिफिकेशंस ऑफ कलर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द बोथ क्रोमोसोम्स। द वुमेन विच हैज this gene only one chromosomes would be carrier of the disease. फिर नेक्स्ट है आपके एक और इसका कंक्लूजन है कि रोगों की पहचान कर सकने या का गुण जो है वर्णदता पर प्रभावी, इसलिए स्त्री के दोनों गुणसूत्रों पर वर्णदता की जीन होने पर भी वर्णात होगी, जबकि पुरुष में केवल एक ही जीन होने पर वो आपके मतलब पर भी वह वर्णात होगा। यानी the characters of identifying color is dominant over the color blindness, so women would only the color blind when both the chromosomes have the genes of color blindness, while men with only one genes would be color blind। ये है, यानी वर्णात। अब लास्ट है आपका इसमें कंक्लूजन हीमोफीलिया का।
वर्णात स्त्रियों के लिए पिता और पुत्र वर्णात होते हैं। यदि वर्णात स्त्री के पति वर्णात होते हैं तब उनकी पुत्रियां भी वर्णात होंगी। और वर्णात पिता की सामान्य दृष्टि वाले पुत्रियों से उत्पन्न ये लक्षणों में ये जो है आधे सामान्य दृष्टि वाले और आधे वर्णात होंगे। यानी कलर ब्लाइंडनेस वुमेन जो है, फादर एंड सन वुड बी कलर ब्लाइंड्स, daughter of color blinds woman will be color blinds only when here husband is color blind. The daughter with normal vision of a color blind's father would be give birth to half of the boys color blind and half normal sighted. तो normal sights क्यों, मतलब sighted वाले होंगे, vision वाले होंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कलर ब्लाइंडनेस। इसी तरह से हीमोफीलिया है, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट, इन तीनों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी आप बुक में वॉच कीजिए और नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर कॉल करके। तो ये हीमोफीलिया रक्तस्रावी रोग, अब ये क्या है इसके बारे में देखना है हमें। इसके मेन, इसके जीन्स भी किसके ऊपर पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो ये जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है इज एब्सेंट इन द पर्सन सफरिंग विद दिस डिजीज। ये इसमें ड्यू टू दिस डिजीज सच पर्सन गेट इवन अ स्मॉल इंजरी, यानी ऐसे पर्सन को अगर थोड़ी सी भी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो इसमें ब्लड जो है लगातार बहता रहता है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, कौन सी डिजीज को इंडिकेट करता है, हीमोफीलिया को। ये हीमोफीलिया को करता है। यानी इसमें मैं आपको जो बता रही हूँ, इफ अ सच पर्सन गेट इवन अ स्मॉल इंजरी देन द ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम दिस कंटिन्यूसली एंड फाइनली ही डेथ, और लगातार रक्त बहने से फिर क्या होता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इफ द ब्लड फ्लो स्टॉप फॉर मोर देन 5 to 7 minutes then this is said to be हीमोफीलिया डिजीज। तो अब ये क्या कहलाएगी, हीमोफीलिया डिजीज कहलाएगी। अगर किसी का 5 से 7 मिनट तक ब्लड नहीं रुकता है, फ्लो में बहता ही रहता है, तो ये किसको बिलोंग करती है, कौन सी डिजीज को बिलोंग करती है, हीमोफीलिया को। तो दिस डिजीज इज ओनली फाउंड इन ओनली मैन। जैसे कि आपने इसमें कलर ब्लाइंडनेस में देखा, ऐसे इसके अंदर भी ये डिजीज भी किसके ऊपर होती है, मतलब किसमें ज़्यादा इसकी अक्रेंस होती है, मैन के अंदर। और मैन में भी क्यों होती है, वो भी इसका भी वही रीज़न है जो आपके कलर ब्लाइंडनेस का था। और इसमें इसकी एक इवेंट भी है, घटना भी है इस डिजीज़ की, जो मैं आपको बता रही हूँ फॉर मैनी। और ये जो डिजीज़ जो होती है, ये भी काफ़ी मतलब फैमिलीज़ के अंदर जो है ट्रांसमिटेड होती है फॉर मैनी जनरेशन टू ये टुगेदर। फॉर्मर क्वीन, मतलब बहुत पहले की एक रानी है एलिजाबेथ विक्टोरिया इंग्लैंड की, वो क्या थी इसकी, वॉज ऑल्सो कैरियर ऑफ दिस डिजीज। वो इस डिजीज की वाहक थी, किसकी, हीमोफीलिया की। दिस डिजीज वॉज कैरिड ओवर इन हर प्रोजेनी फॉर द जनरेशन इन मेल्स। टू सेव द डिजीज पर्सन विद हीमोफीलिया इज गिवन इंजेक्शंस ऑफ फैक्टर सो द को ये एग्रीगेट्स द ब्लड, तब हम रक्त के स्कंदन को रोक सकते हैं इंजेक्शंस दे करके। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं होता तो पर्सन जो होता है वो डाई हो जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। तो दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉज बाय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स विच इज सिचुएटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। द इनहेरिटेंस ऑफ दिस ऑल्सो लाइक कलर ब्लाइंडनेस। ये बिल्कुल जैसे कलर ब्लाइंड, जैसे आपने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, उसी तरह से डिजीज है। और नेक्स्ट वी विल कम सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये आपकी हीमोग्लोबिन में, मतलब हीमोग्लोबिन का के अंदर एक एमिनो एसिड जो अम्ल है उसके डिस्टर्बेंस से होता है। और कैसे होता है, आप इसका देखिए सिकल सेल एनीमिया। वैसे शॉर्ट में आप ये भी जान सकते हैं कि हीमोफीलिया के अंदर जो 6 नंबर पे ग्लूटामिक एमिनो अम्ल जो है
अगर उसका रिप्लेसमेंट पर वैलिन अम्ल आ जाए तो ये रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं, मतलब ऑल ऑफ यू नो आरबीसी की शेप क्या होती है, डिस्क लाइक शेप, लेकिन इस डिजीज के अंदर आरबीसी जो है ये डिसऑर्डर हो जाती है, इसकी शेप जो है सिकल जैसी हो जाती है, हंसिया आकृति की हो जाती है। तो ये किसका इंडिकेट होता है, सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड कार्पल्स की कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है वुमन के अंदर, जिसको हम रुधिरहीनता रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपका सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया समझ गए, रुधिरहीनता रोग, ब्लड की कमी होना, और किसकी, आरबीसी की। और जो मौजूद ब्लड होता है वो भी आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिकल के अंदर, हंसिया आकृति के अंदर। और ये हंसिया आकृति जो होती है आर्टरीज के अंदर बीच में फंस जाती है, फ्लो भी रुक जाता है, ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग होता है वो भी बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है। ये सब इसके इफेक्ट है सिकल सेल एनीमिया के। अब देखिए अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक क्या कहेंगे, आपको थोड़ा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया इससे। ये जो डिजीज है ये हेरिडिटी है, एबनॉर्मलिटीज है। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इज एन ऑटोसोमल जीन इन द आपके बीटा चेंज जो है 6 एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड बीइंग सब्स्टिट्यूट बाय वैलिन। ये ध्यान दीजिए, प्लीज वॉच हियर, कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो बीटा चैन होती है उसमें एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड जो होता है बीइंग सब्स्टिट्यूट बाय द वैलिन, इससे सब्स्टिट्यूट हो जाता है वैलिन से। इन दिस रेड ब्लड कार्पल्स चेंज, अब रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं ये चेंज होते हैं देयर नॉर्मल शेप इनटू ये डिसऑर्डेड सिकल शेप में हो जाते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन, दिस कुड बी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। पर्सन विथ 2 डिफेक्टेड जीन्स होमोजाइगस रिसेसिव कुड नॉट रिमेन अलाइव। हेट्रोजाइगस पर्सन जो होते हैं हैव 1 जीन नॉर्मल होता है इनका, सो हाफ ऑफ द ये टोटल रेड ब्लड कार्पल्स हैव नॉर्मल हीमोग्लोबिन while other half would be defective। ये है, इसमें मलेरिया इज लेस इफेक्टिव इन heterozygous person with sickle cell genes because malaria parasites could not remain alive in defected red blood corpus। रेड ब्लड कार्पल्स को मलेरिया के जो जीन्स होते हैं वो अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो द चिल्ड्रंस having in the genes have a blessing with the against to malaria। ये है। और लास्ट टॉपिक फिनाइलकीटोन्यूरिया का है। ये फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है ये भी आपके एक तरह से रिसेसिव म्यूटेशन इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर है। और इसमें आपका एक हल्का सा आउटलाइन डायग्राम भी बना हुआ है जो आप वॉच कीजिए, बुक में देखिए इसको। और ये डिजीज क्या होती है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। द सफर पर्सन, इससे जो सफर्ड पर्सन्स होते हैं फ्रॉम दिस डिजीज कुड नॉट सिंथेसाइज एंजाइम फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सीलेज। इसमें एंजाइम्स जो है वो नहीं सिंथेसाइज होता है, कौन सा, फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सीलेज विच डीकम्पोज फिनाइल एलिन इनटू टायरोसिन। इसमें डीकम्पोज हो जाता है टायरोसिन के अंदर। तो ड्यू टू दिस ये फिनाइल एलिनिन कलेक्ट एंड दे मे चेंज इनटू द डेरिवेटिव्स लाइक फिनाइल पायरुवेट एसिड एंड अदर, और दूसरे में भी कन्वर्ट होता है। तो ड्यू टू द करेक्शंस ऑफ दोज मेंटल ये डेवलपमेंट्स इज रिटार्डेड एंड द सफर्ड कैट मेंटल वीकनेस। इसका ये इफेक्ट पड़ता है, मेंटल वीकनेस आ जाती है, रिटायर्ड हो जाता है, मेंटल मतलब बुद्धि का विकास कम होता है। तो ड्यू टू लेस एब्जॉर्प्शंस दिस बाय किडनी। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किडनी जो है इसमें इसका जो फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिन जो है इसका लेस एब्जॉर्प्शंस कर पाती है। दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड विद द यूरिन। और फिर किडनी के जरिए जो मोस्टली जो होता है ये क्या होता है, एक्सकर्टेड हो जाता है, किसके जरिए, यूरिन के जरिए, मूत्र के जरिए। तो इस तरह से आपकी ये फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है ये भी आपकी किस डिजीज को बिलोंग करती है,
सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ये है कंप्लीट मतलब अपना टॉपिक जो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इसमें ये ध्यान रखना, ये लास्ट वाला जो टॉपिक है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये एक बार आ चुका है आपके बोर्ड में, जो कि अलिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है ये ध्यान रखना, इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसमें फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में अपचित करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं फिनाइल एलिनिन्स हाइड्रोक्सिलेज का संश्लेषण यानी सिंथेसाइज नहीं हो पाता है और परिणाम स्वरूप फिनाइल एलिनिन एकत्रित होते रहते हैं और ये फिनाइल पाइरुविक अम्ल और इसके अन्य व्युत्पन्न में भी बदल जाते हैं। तो इनका एकत्रीकरण से क्या होता है, मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है, पीड़ित व्यक्ति जो है उसमें मानसिक दुर्बलता आ जाती है और किडनी जो होती है अपनी ड्रग यह कम अवशोषित होने के कारण मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो इस तरह से है, ये 4 डिजीज हैं जो किसको बिलोंग करती है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। और अगर नहीं आया समझ में तो आप एक बार और मेरे से पूछ सकते हैं।